इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम 7-8 जो टॉपिक्स हैं उसके आधार पे आगे बढ़ेंगे। पहले जो पहलगाम टेरर अटैक होता है उस पे भी हमारी बात होगी। दूसरी बात ये होगी हमारे गवर्नमेंट को लेकर। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को, स्पेशली जो टेररिज्म अटैक्स होते हैं उसको लेकर किस तरीके से वो अपना प्रिपरेशन करी रहती है, गवर्नमेंट का स्टेप क्या होता है। हम इस वीडियो में ये भी कोशिश करेंगे कि इंडिया इस टेरर अटैक को, पहलगाम टेरर अटैक को किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे। ऑपरेशन सिंदूर होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक होता है और जो बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 के अंदर होता है वो ऑपरेशन सिंदूर से कितना अलग है और कैसे अलग है, इस पे भी चर्चा होगी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर खत्म होता है, इस पे भी हम जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मूवी की तरफ लेकर जाता हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर पुष्पा सुहागन के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर हर औरत का ख्वाब होता है। एक चुटकी सिंदूर। यही बात आतंकवादियों को नहीं पता थी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। यही समझाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर होता है। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी होता है कि जो हमारे देश में 26 लोगों को मारा जाता है उसका बदला लेना भी ऑपरेशन सिंदूर होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्से में टेररिज्म से बहुत से जो अफेक्टेड कंट्रीज़ होते हैं, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें या फिर रसिया की बात कर लें या फिर पाकिस्तान कर लें या फिर अफगानिस्तान की बात कर लें या किसी भी अदर कंट्री की बात कर लें या मिडिल ईस्ट में चले जाएं या किसी भी कंट्री में चले जाएं, हम ये देखते हैं कि टेररिज्म से बहुत सारे अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले की वजह से हज़ारों लोगों की, हज़ारों सिविलियंस की मौत होती है और साथ ही साथ हज़ारों जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी भी डेथ होती है। अब आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है जब किसी से उसका धर्म पूछकर मारा जाता है, और वो भी दूर से नहीं बल्कि बहुत ही सामने से मारा जाता है। ये लोगों के लिए नहीं, पूरे ह्यूमन कॉन्साइंस को एक तरीके से सदमे में डालने वाली घटना थी। पूरे वर्ल्ड इसको लेकर परेशान हुआ था और भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए सिंपैथी दिखाया था। अब बात करते हैं टेररिज्म को कैसे इंडिया मैनेज करता है या क्या क्या स्टेप्स उठाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप जो उठाती है वो ये कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी स्ट्रीमलाइन करा जाए, सो दैट जो इनको इन्फॉर्मेशन हो वो बराबर और सही टाइम पे मिलती रहे। लीगल फ्रेमवर्क हो उसको मजबूत करा जाना भी एक स्टेप्स होता है। साथ ही साथ NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का भी जो है इस्टेब्लिशमेंट करा जाता है, सो दैट जो टेररिस्ट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं इनका इन्वेस्टिगेशन हो सके और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन भी हो सके। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG का जो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हब्स होते हैं उसको भी बढ़ाती जा रही है। आगे का जो स्टेप है वो होता है बॉर्डर और कोस्टल सिक्योरिटी को इन्हांस करना, सो दैट कि बॉर्डर से या फिर किसी कोस्टल इलाके से हमारे देश के अंदर कोई भी टेररिस्ट एंटर ना कर सके, सो दैट 26/11 जैसा टेररिस्ट अटैक दोबारा ना हो सके। साथ ही साथ जो हमारे देश का पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, वो ये भी हमारे गवर्नमेंट करती है। अब हम बात करते हैं क्या इन स्टेप्स के बावजूद क्या हमारे देश में आतंकवादी जो हमले होते हैं या जो अटैक्स हो रहे हैं वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इस ट्रेंड को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एग्जांपल हम सिर्फ जम्मू कश्मीर का लेते हैं। 2019 में स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा गया, यूनियन टेरिटरी में बदला गया। 2020 और 21 का डेटा आता है हमारे पास। 2020 की अगर हम बात करें तो 244 टेरर इंसिडेंट्स होते हैं, जिसमें अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की 62 लोगों की मौत होती है और इसमें इंजर्ड लोगों की अगर बात करें जो कि 100 से ज़्यादा होते हैं, उसमें कुछ कैजुअलिटी सिविलियंस की भी होती है। सिमिलरली अगर हम 2021 के अंदर डेटा की बात करें तो 2021 में 229 से ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं। सिविलियंस की मौत अगर हम बात करें 41 और इंजर्ड की बात 75 होती है।
अगर टेरर इंसिडेंट्स की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाती है, और इस पॉलिसी के तहत ये भी उन्होंने ऐड कर दिया है कि जब अगर तुम हमारे देश में घुसकर मारोगे तो हम भी तुम्हारे देश में घुसकर मारेंगे, तुम्हें खोज खोज कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। ये देश की गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी बन गई है, और यही रीज़न है कि जम्मू कश्मीर में 2018 के मुकाबले 2021 में जो टेरर इंसिडेंट्स होते हैं वो घटकर 229 में हो गए हैं, जो कि 2018 के अंदर 417 इंसिडेंट्स होते थे। आप सभी लोगों ने देखा कि हमने हर एक टेररिस्ट अटैक को अच्छे से निपटा है, उसका बदला हमने बहुत अच्छे तरीके से लिया है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और जिसमें कि इंडियन एयर फोर्स एलओसी क्रॉस करती है और उड़ी अटैक का बदला लेती है। कम से कम 35 से 40 जो टेररिस्ट होते हैं उनको मौत के घाट उतारा जाता है। सिमिलरली 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करा जाता है, जिसमें कि हम पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में एंटर करते हैं और वहाँ पे जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को बर्बाद करते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान को बैकफुट पर डालने के लिए भारत की सरकार कुछ स्टेप्स भी उठाती है। जो पहला स्टेप तो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन की वजह से दोनों देशों के बीच जो होता है उसको सस्पेंड करती है। दूसरा, बाघा अटारी बॉर्डर को कैंसिल कर देना, बंद कर देना भी एक स्टेप होता है। डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको भी भारत सरकार डाउनग्रेड करी है, जिसमें कि सीनियर पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको एक्सपेल करना भी शामिल है। साथ ही साथ पाकिस्तानी मिलिट्री जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करा गया है। पाकिस्तानी नेशनल्स के जितने भी वीज़ा होते हैं उसको कैंसिल करा जाता है, और साथ ही साथ ये भी कोशिश करा जाता है कि जो इंडियन एयर स्पेस में पाकिस्तानी एयरलाइंस एक भी ना आ सके। शिपिंग टाइज हो या ट्रेड टाइज हो या फिर पोस्टल टाइज, सारे टाइज को भारत सरकार बंद कर देती है, सस्पेंड कर देती है। उसके बाद एक और स्टेप उठाती है, वो ये कि जो भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो कंटेंट्स होते हैं या पाकिस्तानी सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर होता है उनको इंडिया के अंदर बंद कर दिया गया है। जैसे कि बहुत ही फेमस होते हैं पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर होते हैं, शोएब अख्तर भी शामिल हैं। उनको इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलता था, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक के बाद उनको और उनके चैनल को भी इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। भारत यहीं पे नहीं रुकता। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करने का हर प्रयास करता है सबूतों के साथ साथ। और इंडिया के अंदर लोगों को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल भी कराई जाती है 7 मई को, और ये सब स्टेप्स के थ्रू भारत जो है पाकिस्तान को बैकफुट पे डालने का प्रयास करती है। ये सारे के सारे स्टेप्स इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि हमारे देश में टेररिज्म को कभी भी बर्दाश्त नहीं करा जा सकता है। जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, टेररिज्म इज एन enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. साफ साफ पता चलता है कि भारत की पॉलिसी टेररिज्म को लेकर क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन सभी स्ट्राइक से कैसे डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि इस स्ट्राइक में हम ये देखते हैं कि डेप्थ और स्केल दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ा है। डेप्थ का मतलब है कि जब हम पहले एलओसी के आसपास रहते थे, इस बार हम पाकिस्तान से के बहुत ही अंदर जाते हैं, मतलब एलओसी से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे घुसते हैं। और स्केल के बात अगर हम करें तो इसमें पहले हम कहीं किसी पर्टिकुलर एक स्पॉट पे साइट पे अटैक मारते थे। इस बार हमने 9 से ज़्यादा साइट्स पे हमले किए और वहाँ के जितने भी लॉन्च पैड हैं उसको हमने पूरे तरीके से ख़त्म करा। और यही रीज़न है कि पिछले 50 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो दिस ऑपरेशन वाज इंडियाज़ मोस्ट एक्सटेंसिव क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन। ये पिछले 50 सालों की कहानी में अगर हम बात करें तो ऐसा कभी भी किसी तरीके का कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ था। इस ऑपरेशन का एक और ख़ास बात ये है कि इस ऑपरेशन में भारत की तीनों सेनाओं ने साथ काम किया। तीनों ने अपनी एक्सपर्टीज दिखाई, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी, तीनों ने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ किया और इस स्ट्राइक को
और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। अगर बात हम करें वेपन्स की, तो इस अटैक में हमने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को भी यूज किया, साथ ही साथ हमने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी यूज किया। ऑपरेशन सिंदूर होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, इन सब रीजन्स के बीच ये बहुत ही डिफरेंट होता है। तो जो मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इस ऑपरेशन की वजह से खत्म होता है, बर्बाद होता है। वो पहला तो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर होता है, जो कि मरकज सुभान अल्लाह के नाम से जाना जाता है। अरे तोयबा का मेन बेस, उसको हमने ख़त्म किया। साथ ही साथ हिजबुल मुजाहिदीन के जो कुछ डिफरेंट साइट्स होते हैं, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, साथ ही साथ सियालकोट में और एक बरनाला तेहरा कला ख़त्म किया। मतलब कुल मिलाकर हम बोलें कि हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत कम से कम 9 साइट्स को ख़त्म किया है। और मसूद अजहर के रिलेटिव्स के बारे में भी बताया जाता है कि उसके जो 10 कम से कम रिलेटिव्स मारे जाते हैं। और मसूद अजहर खुद ये बोलता है अपने एक लेटर में कि हमें भी मार देता तो अच्छा होता। जैसा कि आपको पता ही है कि इस तरह के ऑपरेशन के बाद हमेशा पाकिस्तान बौखलाया हुआ रहता है। यहां पे 4 स्ट्राइक्स की गई, यहां पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या वहाँ के मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट हो, इसको इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत के सामने ढंग से मुकाबला करा जाए। चाहे पिछले जितने भी दोनों देशों के बीच वार हुए हैं उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अंत में एक बात और ये एक संस्कृत के बहुत ही फेमस प्रोवर्ब से कहना चाहूँगा कि सठे साठ्यम समाचारित, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। टेररिज्म का कोई ना जात होता है, ना कोई धर्म होता, ना मजहब होता, ना कोई कल्चर है इसका, बस सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया में दहशत फैलाने का काम करता है। तो जैसा कि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि टेररिज्म इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, यही रीज़न है कि इसको ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हमारे देश की सरकार या दुनिया की जो भी सरकार हो, जिस तरीके से इसको एलिमिनेट करने का प्रयास करती है, वो सभी लोगों के लिए वैलिड होता है। जब तक किसी इनोसेंट सिविलियन की अगर मौत नहीं होती है, तब तक हम हर तरीके के ऑपरेशन करना प्रेफर करेंगे। और अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर।